उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सिनेमा के सुनहरे दौर की उस महान अभिनेत्री से जिनका नाम अभिनय आकाश पर आकाशदीप की तरह टिमटिमा रहा है, जिन्होंने अभिनय की पूजा के फूलों से पर्दे पर अपना नाम अमर कर दिया, जिन्होंने बरसों बरस दर्शकों को भिगोया अपने भावपूर्ण अभिनय की बरसात से। वक्त के साथ उनका अभिनय कुंदन होता गया। हिंदी सिनेमा की वो बसंत बहार हैं। उनके दीदार का, उनसे बात करने का अवसर सचमुच हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आप हैं हिंदी सिने जगत की नामचीन अभिनेत्री निम्मी। जब हमने निम्मी जी से बातचीत की तो कस्तूरी की तरह महकती उनकी स्मृतियों की कितनी ही शम्मा जल उठी। विविध भारती की ध्वनि तरंगों के उड़न खटोले पर सवार होकर आप तक पहुंच रही है सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री निम्मी जी से मेरी यानी कमल शर्मा की बातचीत की ये रिकॉर्डिंग फिल्म अभिनेत्री निम्मी जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए लहू में जाग उठे होठों की शहनाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। निम्मी जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। निम्मी जी, दिलीप साहब की बात की हमने, राज कपूर साहब की बात की, उस दौर के एक और बड़े ही जबरदस्त सितारे अशोक कुमार साहब के साथ में भी तो आपने काम किया। दादा मुनि, उनके साथ पहला मौका कब मिला आपको? मेरे महबूब में वो मेरे साथ हैं, पूजा के फूल में वो मेरे साथ हैं, और भाई भाई में भी है वो। और एक और फिल्म थी उसमें नंदा और धर्मेंद्र, मैं और दादा मनी अशोक कुमार। एक पूजा के फूल है जिसमें माला सिन्हा थी और धर्मेंद्र थे और उसमें अशोक कुमार था। उसमें तो आप पर एक गाना भी फिल्माया गया है। जी हाँ, मियाओ मियाओ मेरी सखी। जी हाँ। उसमें पर आपका किरदार जो वो ब्लाइंड है। दीदार में दिलीप कुमार साहब ने किया है ना ब्लाइंड का रोल, तब से मुझे बहुत शौक था कि मैं ब्लाइंड का रोल करूं। कुछ जब थोड़ा एक्टिंग समझ में आने लगती है ना, जी जी, एक्टिंग तो खैर समझी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ब्लाइंड का रोल करने का मुझे शौक था। तो ये मद्रास वाले ये लोग मुझे हीरोइन के लिए लेने के लिए आए थे, और धर्मेंद्र जी की जो वाइफ का रोल है वो ब्लाइंड का है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये हीरोइन का नहीं करूँगी, उनकी जो वाइफ का रोल है जो ब्लाइंड का है वो मैं करूँगी। ये आपने खुद चुना रोल? हाँ। फिर उन्होंने माला सिन्हा को लिया वो हीरोइन के लिए। तो वो धर्मेंद्र जी के साथ उनकी पहली फिल्म मेरे साथ वो थी। तो एक दिन मेरे जो हस्बैंड थे अली रजा साहब जी, बहुत बड़े राइटर थे। अंदाज उन्होंने लिखी, आन उन्होंने लिखी, मदर इंडिया उन्होंने लिखी, मदन मोहल्ला जी की भी कई फिल्में लिखी, मोहन सैगिल जी की भी लिखी। बाद में महबूब स्टूडियो छोड़ने के बाद शायद हम लोग बेड पर बैठे हुए थे और टीवी पर मेरा ये गाना आ रहा था, मियाओ मियाओ मेरी सखी। कहने लगे आधा हुआ था गाना, अम्मा तुम तो बिल्कुल ब्लाइंड लग रही हो। तो मैंने कहा इसीलिए तो मैंने ये रोल किया है कि आपने जो ये जुमला कहा मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। जी हाँ, क्या बात, कारून का खजाना मिल गया। ये गाना सुनते हैं। जी हाँ।
तो पहचान लिया है बड़ा प्यार भरा, आँख जिससे न हटे, आँख भी ऐसी है क्या। दिल तो पहचान लिया है बड़ा प्यार भरा, आँख जिससे न हटे, आँख भी ऐसी है क्या। चाल कैसी है बता, होगी दरिया की तरह, चाल कैसी है बता, होगी दरिया की तरह। होठ होंगे ऐसे जैसे पंखड़ी गुलाब की, मियाओ 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 मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। देख कर उनको कहीं चांद जलता तो नहीं, उनके आंगन में खड़ा हाथ मलता तो नहीं। देख कर उनको कहीं चांद जलता तो नहीं, उनके आंगन में खड़ा हाथ मलता तो नहीं। उनके बालों से हवा रोज छू जाती है क्या, उनके बालों से हवा रोज छू जाती है क्या। जान गई मैं वो क्यों खुशबुओं से है भरी, मियाओ 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 मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। हम दादा मुनि की बात कर रहे थे, अशोक कुमार साहब की बात कर रहे थे, बीच में रह गई। हकीकत तो ये है कि उनके बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें, अल्फाज ही नहीं मिलते कि उनकी तारीफ किस तरह और क्यों कर की जाए। अब यूँ समझ लीजिए कि वो बॉम्बे टॉकीज जी के ज़माने से वो हीरो का रोल कर रहे थे और हमारे साथ भी वो हीरो थे। एक्टिंग करते ही नहीं थे वो, बिल्कुल एक्टिंग नहीं करते थे वो। किसी तरह का कभी कोई घमंड आपको लगा हो कि इन्होंने बहुत अपना दिखाया? इतनी खूबसूरती से सीन को इतनी खूबसूरती से निभाते थे वो कि उनको एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, कि उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उनके साथ भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। ये ज़रूर था कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और उनकी इज्जत की, उनके काम की बहुत इज्जत की, लेकिन नर्वसनेस या ये इंफीरियर फीलिंग मेरे अंदर कभी नहीं आई। जब आन की शूटिंग चल रही थी तो एक तरफ अमीय चक्रवर्ती साहब जो हैं उन्होंने दिलीप साहब से अपनी प्रॉब्लम कही और दिलीप साहब ने बताया कि भाई हीरोइन तो आपकी पलकों के नीचे है, आपकी नाक के नीचे है। हाँ। आप उस फिल्म के बारे में बताइए और अमीय चक्रवर्ती साहब के बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा दिया है। हाँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे वो। जी मेरी जो फिल्म दाग है जी वो उन्हीं की है। जी जी डायरेक्टर कैसे थे वो? कैसे? बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। एक तो उनका कमाल ये था कि वो कभी एक्टिंग करके नहीं बताते थे, ये नहीं समझाते थे कि ऐसा करो या ऐसा करो। सीन सुनाते थे वो, उसके बाद कहते थे अब जैसा तुमको नेचुरल लगे वैसा करो। और मैं कभी ये नहीं करती थी आप क्या देंगे, मैं क्या लूंगी, क्या। वो मैंने अम्या चक्रवर्ती जी के साथ ये बात की ही नहीं मैंने। कहानी कैसे आप चूज करते थे कि जैसे रोल आपको बताया गया या किसी ने कहा कि साहब हम आपको फिल्म में लेना चाहते हैं, तो आप कहानी सुनती थी उसकी? हाँ, कहानी तो सुनना पड़ती थी। कहानी सुने बगैर, जैसे अब आपने काम शुरू किया, एक कोई सीन आया इमोशनल, आगे चल के उससे भी ज़्यादा इमोशनल है, तो अब सारा इमोशन इसमें ही आपने जाहिर कर दिया। उस हिसाब से मतलब कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होती थी, मगर आउटलाइन कहानी की। और चक्रवर्ती साहब ने भी मुझे ऐसे कुछ डिटेल में कहानी नहीं सुनाई, ऐसे मतलब एक आउटलाइन सुनाई थी। ये गाना सुनते हैं। जी हैया हो हैया रे हैया, हैया हो हैया रे हैया, हैया हो हैया
रे हैया हैया हो मोरे सैया जी मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो नदिया धीरे बहो मोरे सैया जी मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो नदिया धीरे बहो धीरे 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 बहो नदिया हैया हो हैया रे हैया हैया हो चंचल धारा बहता पानी बहता पानी हैया हो हैया रे हैया हैया हो जलथल नदिया हो जलथल नदिया हैया हो हैया रे हैया नाव पुरानी सर पे ठाड़ा मझधार हो हैया रे हैया सर पे ठाड़ा मझधार हो नदिया धीरे बहो मोरे सैया जी मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो नदिया धीरे बहो धीरे 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 बहो नदिया हैया हो हैया रे हैया हैया हो चाल चलिया दुनिया माने दुनिया माने हैया हो हैया मन का सागर को न जाने कौन जाने हैया हो हैया मैं जानू या मोरा यार हो हैया रे हैया मैं जानू या मोरा यार हो नदिया धीरे बहो मोरे सैया जी मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो नदिया धीरे बहो धीरे 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 बहो नदिया हैया हो हैया रे हैया हैया हो हैया हो हैया रे हैया हैया हो उसके बाद फिर हम लोगों का दिलीप साहब के साथ काम शुरू हो गया मेरा, और सबसे ज्यादा फिल्में मेरी उन्हीं के साथ हैं। जी। आन, दाग, दीदार, उड़न खटोला, अमर, 5-6 फिल्में खुद ही आपने गिना दी हैं, अमर, उड़न खटोला और दीदार। बारी बारी से इन तीनों फिल्मों के बारे में हम जानना चाहते हैं, इनसे जुड़ी बात। सीन में जो मेरा रोल है, जो मेरा कैरेक्टर है, जो मुझे सीन में करना है, वो मैं विद ऑल माई हार्ट मैं करती थी। अब चाहे वो यूसुफ साहब के साथ करना है, चाहे अशोक कुमार जी के साथ करना है, चाहे मैं ये नहीं करती थी कि इनके साथ मैं कैसे करूं, ये तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मगर ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, और जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरा सीन है, जो सीन में मुझे करना है, मैं जैसा करना चाहती थी वैसा मैं करती थी। तो अक्सर क्या एक टेक में हो जाते थे कि और भी कई टेक होते नहीं, थे? कभी कई रिटेक मेरी वजह से नहीं, बहुत सारी वजूहत होती थी। जी जी। सिर्फ मेरी वजह से नहीं, कभी मेरी वजह से भी रिटेक होते थे। जी। ऐसा तो नहीं है कि बस मैं जो कैमरे के सामने आई तो झंडे गाड़ दिए, ऐसी बात नहीं थी। मेरी वजह से भी रिटेक होते थे, लेकिन और बहुत सारी वजूहत होती थी रिटेक की। निम्मी जी, उस जमाने में ना जबान बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी, इम्पोर्टेंट चीज थी। फिल्मों में बड़ी अच्छी साफ जबान बोली जाती थी। जी हाँ। और आप लोग जो आजकल तो प्रॉम्प्टर आ गए हैं, सामने स्क्रीन पे दिखता है। आप लोग के जमाने में आप लोग डायलॉग कैसे याद करते थे? उसके लिए क्या रिहर्सल करते थे? तैयारी कैसी होती थी? अब जैसे सीन करना है, सेट पे जाना है, लिख कर दे देते थे। वो एक असिस्टेंट आके या हमें लिखा देते थे, या उर्दू ज़रा ज़्यादा आराम से पढ़ लेती हूँ, वो लिख के दे दिया, ये सीन कब आएगा, क्यों कर आएगा, कैसे आएगा। वो सीन के डायलॉग याद कर लिए और जाके सेट पर याद हो जाते थे? हाँ जी हाँ। और उसके पहले रिहर्सल वगैरह भी होती थी आप लोग की?
कभी? तो रिहर्सल तो कैमरे के लिए भी होती है, जी। खुद हमारे अपने डायलॉग्स के लिए भी होती है कि वेदर हमें याद है जो सीन हम कर रहे हैं उसके डायलॉग या जो भी उसकी सिचुएशन है, जो पोजीशन लेना है, किधर जाना है, किधर आना है, तो वो सब तो रिहर्सल तो करना पड़ती। ये गाना सुनते हैं। जी। प्रीत ये कैसी बोल रही दुनिया, प्रीत ये कैसी बोल दुनिया, बोल रही दुनिया भूल में मन का हीरा रोवे, कोई न पूछे मोल दुनिया, बोल रही दुनिया किस्मत तोड़ रही है ये सपने अनमोल दुनिया, प्रीत ये कैसी बोल, प्रीत ये कैसी बोल रही दुनिया, प्रीत ये कैसी बोल दुनिया, बोल रही दुनिया शाम हो गई, जैसे उम्र तमाम हो गई, जैसे उम्र तमाम हो गई। मेरी मौत खड़ी है देखो, अपना घूंघट खोल रे, प्रीत ये कैसी बोल, प्रीत ये कैसी बोल रही दुनिया, प्रीत ये कैसी बोल दुनिया, बोल रही दुनिया मेरे सुख से बोल पैदा तो क्या जाता तेरी दुनिया का, क्या जाता तेरी दुनिया का, मेरे सुख से बोलेगा तो क्या जाता तेरी दुनिया का, क्या जाता तेरी दुनिया का, प्यार का अमृत दे के तूने जहर दिया क्यों खोल दुनिया, प्रीत ये कैसी बोल, प्रीत ये कैसी बोल रही दुनिया, प्रीत ये कैसी बोल दुनिया, बोल रही दुनिया आपको याद है आपके ज़माने में कौन मशहूर कैमरामैन था जिन्होंने आपकी फिल्मों की फोटोग्राफी की? उस ज़माने के कौन से मशहूर कैमरामैन थे? देखिए बरसात में तो जाल मिस्त्री जी। जो उस वक्त के बेस्ट कैमरामैन में शुमार होते थे वो। जी। हाँ, देवानंद के साथ भी मैंने काम किया है। उनके साथ कौन सी फिल्म? सजा देवानंद के साथ आंधियां भाई ने बनाई चेतन थी। आनंद हाँ, साहब। वो उनके साथ। एक फिल्म आपने ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की भी की है, चार दिल चार राहें, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की फिल्म। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि देव साहब का जिक्र आया है जिसमें सजा में तो बड़ा मशहूर अच्छा गाना भी है जो जी आप पर फिल्माया जी गया हाँ, कि जी तुम हाँ। ना जाने हाँ। किस जहां में खो गए। देव साहब के बारे में जानने की इच्छा है क्योंकि उनका अलग स्टाइल था, बड़े पॉपुलर एक तो हीरो हुआ करते थे। आर्टिस्ट तो वो अच्छे थे ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और बिल्कुल अलग उनका एक अपना अंदाज था एक्टिंग का। बात करते थे आप लोग के साथ में वहाँ? बहुत अच्छी तरह। और वो कभी सेट पर नहीं बैठते थे, शॉट किया और वो अपने मेकअप रूम में चले जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ देव साहब बैठे हैं सेट पर और हम उनसे बातें कर रहे हैं, या कभी नहीं। एंड ही वाज वेरी गुड टू अस, यानी मेरे साथ भी और सबके साथ भी। जी।
और यही बात चेतन आनंद साहब पर भी लागू होती है। जी हाँ। वो भी बहुत ही लर्नड थे, इंसान थे, स्कूल में पढ़ा भी चुके थे और बाद में उनकी लास्ट फिल्म थी जो चेतन साहब की, जो मैंने वो 10 पीरियड की थी, उन्होंने खुद अंजलि अंगुलीमाल में तो शायद भारत जी थे ना। उनके बारे में भी जानना चाहते। हाँ, भारत जी। भूषण साहब के साथ में भी आपने खूब काम। भारत जी तो बहुत ही बेचारे बहुत अच्छे थे और बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे। उनके साथ मैंने एक तो उनकी फिल्म में काम किया। और लर्नड बहुत थे वो भी, बहुत जी हाँ, जी हाँ। पढ़ने का बड़ा शौक जी था। हाँ। और उंगली माला में किया और सोनी महिवाल में किया उनके साथ। जी, सोनी महिवाल ये वो फिल्म है जिससे महेंद्र कपूर साहब का करियर शुरू हुआ था जी। प्लेबैक सिंगर के रूप में। जी जी और अंगुलीमाल तो वो है जिसमें अनिल बिस्वास साहब का म्यूजिक है ना। जी। अनिल बिस्वास साहब का म्यूजिक हाँ है, हाँ हाँ, जी अंगुलीमाल। हाँ जी हाँ। उसकी एक रचना जो है वो उसमें आपका रोल उसका है ना, प्रिंसेस। हाँ प्रिंसेस प्रिंसेस का का है, जी जी। जी। तो चूंकि अंगुलीमाल का जिक्र चला है और भारत भूषण साहब का जिक्र हुआ है, तो ये फिल्म अंगुलीमाल की रचना सुनते हैं, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। घबराए जब मन अनमोल, हृदय हो उठे घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, हिंसा की वो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे। ऊपर से मुस्काते नल, भीतर जहर रहे हों घोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जब दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर डगमग उठे रोज, तब मानव तू मुख से बोल
बुद्धं शरणं गच्छामि। सब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन जन के व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठाए जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा फले। सुख शांति की छाया में जन गण मन का प्रेम पले। भारत के भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल। हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। निमी जी, अली रजा साहब का जिक्र आया था बीच में। हाँ जी हाँ। और महबूब साहब पर अभी मुझे थोड़ी सी बात और जी करनी, हाँ। क्योंकि उनकी एक आखिरी फिल्म लव एंड गॉड जो थी, जी हाँ, जी हाँ। जो पूरी, उसमें आपका महत्वपूर्ण रोल भी था। किसी वजह से वो रुक गई थी। लेकिन यहाँ पर अभी हम अली रजा साहब की बात करते हैं। अली रजा साहब आपकी जिंदगी में कैसे आए? दरअसल मैं तो जब स्टार भी नहीं थी, निम्मी भी नहीं बनी थी, तो अली रजा साहब तो महबूब साहब के यहाँ अंदाज लिख ही रहे थे। जी। मैं बॉम्बे में आई हूँ तो अंदाज की शूटिंग चल रही थी और वो अली रजा साहब लिख रहे थे। लेकिन मेरे जहन में भी कभी नहीं था कि अली रजा साहब के साथ मेरी शादी हो जाएगी, हम लोग इतने करीब होंगे, बिल्कुल नहीं था। ये तो अमर में भी नहीं, यकीन कीजिए बखुदा। अमर भी अली रजा साहब ही लिख रहे थे, मगर अमर में भी नहीं। मुखरी थे ना, कॉमेडियन। हाँ, कॉमेडियन। अली रजा साहब की उनकी ज़रा काफ़ी दोस्ती थी। मैं भाई भाई की शूटिंग के लिए ट्रेन से आ रही थी, दादा मनी भी, अशोक साहब भी और किशोर भी, दोनों उसी ट्रेन से, हम लोग सब ट्रेन से मद्रास आ रहे थे शूटिंग करने के लिए। तो मुखरी भाई मुझे सी ऑफ करने के लिए आए, वो उनके बच्चे, उनकी बीवी। तो वो मुझसे कहने लगे कि मुझे बेबी कहते थे वो प्यार से, बेबी अली रजा भी आ सकते हैं आपको सी ऑफ करने के लिए। क्यों मुखरी भाई? नहीं नहीं, वो बाहर हैं, स्टेशन के बाहर हैं। मैंने कहा भी यहाँ तक हैं तो उनको बुला लीजिए। तो वो उनको बुलाकर ले आए, आ गए। उसके बाद फिर ट्रेन चलना शुरू हुई, ये लोग चले गए। तो उन्होंने मुझे एक लेटर राइट किसी पेपर में लिपटा हुआ था, ये प्रेजेंट है। और उस प्रेजेंट में जो मैंने खोल के देखा, जब ट्रेन आगे काफ़ी दूर तक चली गई, मैंने खोल के देखा तो उसमें एक लिफाफा भी था और उसमें एक लेटर भी था। उसमें अली रजा साहब ने कुछ अपनी लाइकिंग के बारे में, मैं आपको लाइक करता हूँ, कुछ इस तरह नहीं, मतलब जी। बहुत खूबसूरती के साथ कुछ, और डांस तो मुझे आता नहीं है, और भाई भाई में आई एम अ स्ट्रीट डांसर। हाँ, यानी वो टॉपिक लेकर उन्होंने मुझे लेटर लिखा था। हालांकि ये डांसर का पहला आपका रोल है, मगर मुझे यकीन है कि आप वन ऑफ द बेस्ट डांसर की तरह आप इसको निभाएंगी और बहुत अच्छा, बहुत मेरी तारीफ़ें और ये वो, मुमकिन हो सके तो
इसका जवाब दीजिएगा। हाँ 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 जी हाँ, मकसद हाँ। यही था। तो फिर मुझे भी थैंक यू का लेटर लिखना पड़ा। मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्टूडियो नहीं आती थी वो जी, कभी, जी जी लेकिन वो मेरे साथ वहाँ भी जाती थी और मद्रास भी, होटल में रह जाती थी हम लोग। तो मैं रात में, अम्मा कहती हैं अरे क्या लिख रही है, सुबह तेरी शूटिंग है। अम्मा सीन याद कर रही हूँ मैं। मैं उनसे झूठ बोलती थी मैं कि अली रज़ा साहब राइटर हैं, अब मैं भी अगर मेरी फ्यू लाइंस भी जाएं तो उनको लगना चाहिए कि मुझे भी उर्दू बहुत अच्छी आती है। इस तरह हम लोगों की खतो खतो किताबत किताब। शुरू हुई। जी, जी हाँ। जी। उसके बाद फिर मुकरी भाई ने ही मतलब ऐसे कुछ आपस चलाया। हाँ चक्कर चलाया जी कि वो बात शादी तक पहुंच गई। जी हाँ। जी जी। फिर दोनों परिवारों की मर्जी से फिर वो शादी जी हुई। हाँ। अच्छा, और मुझे ये कभी नहीं हुआ जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो और कोई बहुत बड़ा हीरो हो या कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, उसी के साथ मेरी शादी होना। एक अच्छा इंसान जो मतलब लर्नित हो, तहजीब व तमद्दुन में बहुत अच्छा हो, अच्छे ख़ानदान का हो। ये हर लड़की का सपना हाँ होता है, जी, ख्वाब जी होता हाँ, है, जी हाँ, जी हाँ। और वो उस पर खरे भी उतरे। हाँ जी, हाँ इसमें शक नहीं है। तो उन्होंने जिस डांस के बारे में कहा था, वो सीन मैंने देखा है भाई भाई का। हाँ। एक तो किशोर कुमार जी हाँ। वैसे ही वो हरफन मौला, हाँ ऊपर जी। से उसमें वो अशोक कुमार साहब जितने गंभीर हैं, किशोर साहब तो कहते हैं कि वो जहाँ रहते थे वो एक खिलंदरपन सा भी था जी हाँ, उनमें। जी हाँ, जी तो हाँ, जी हाँ। किशोर दा के साथ, चूंकि वो एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, वो लिखते भी थे और संगीत भी दिया उन्होंने। तो मैं तो बहुत सोच रही थी कि पता नहीं लोगों ने ज़रा कुछ ज़्यादा ही उनके बारे में कुछ सीन कंसीव कर लिए थे। वो तो उछल के वहाँ बैठ जाते हैं और वो तो फुदक के वहाँ चले जाते हैं। वो तो ये जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, ही वॉज वेरी सीरियस काम के मामले में, जी। बहुत सीरियस थे। और भाई भाई में मेरा उनका बहुत अच्छा है तो वो गाना है आप दोनों पे, एक तो गाना जो है मेरा नाम अब्दुल रहमान, कि मैं अब्दुल रहमानिया। जी हाँ, हाँ, ये सुनवाते हैं। जी हाँ। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल वर वर बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल वर वर बाबा। भाई साहब हमरा पिस्ता बहुत अच्छा, लो जी मेम साहब हमरा पिस्ता नहीं कच्चा, लो जी सब लोग खाएंगा आपका बाल बच्चा, खा के देखो वेरी वेरी गुड मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल बार बार बाबा। अब्दुल रहमानिया, अब्दुल रहमान की मैं अब्दुल रहमानिया, यही मेरा सोना चांदी यही मेरी दुनिया, अब्दुल रहमान की मैं अब्दुल रहमानिया, अब्दुल रहमान की मैं अब्दुल रहमानिया।
नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल वर वर बाबा। हिंदू खाए मुस्लिम खाए, खाए सिख ईसाई, मेरा पिस्ता खाने वाले हिंदी भाई भाई। मंदिर हो मस्जिद हो या सिखों का गुरुद्वारा, सबको अल्लाह का घर समझे काबुल का बंजारा, ये काबुल का बंजारा। लो भाई पिस्ता लो बादाम, अच्छा माल और सस्ता दाम, आनी जानी दुनिया फानी, बाकी है अल्लाह का नाम। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल बार बार बाबा। संभाल ले चिनार दे नारंग बल्ले बल्ले, संभाल ले चिनार दे नारंग बल्ले बल्ले, साद गड़े हार दे नारंग बल्ले बल्ले। जब उर्बल तब जो एकदम नारंग बल्ले बल्ले, तम पड़ है पबर जो के खुले यार दे, संभाल ले चिनार दे नारंग बल्ले। अभी आपने जिक्र किया कि ट्रेन से आप जा रही थी, किशोरदा ट्रेन से, अशोक कुमार जी ट्रेन से मद्रास आप लोग जा रहे थे, तो उन दिनों हवाई यात्राएं नहीं होती थी, हवाई जहाज से जाना नहीं होता था? नहीं जाते थे, हवाई जहाज से नहीं जाते थे। लेकिन ऐसा गुरेज नहीं था? ऐसा नहीं था कि हवाई जहाज से ही जाएंगे। ट्रेन में क्या होता था, जरा रिलैक्सेशन ऐसा होता था जी। तो कभी ट्रेन से जाते थे, लेकिन वक्त जरा कमी होती थी, यहाँ भी शूटिंग है, फिर वापस आके शूटिंग करना है। प्लेन से भी जाते थे और प्लेन से ही वापस आते थे। मद्रास के स्टूडियोज में बहुत जी हाँ, एवीएम जी भाई एवीएम ने बनाई थी, और मेरा ख्याल है पूजा के फूल भी एवीएम ने ही बनाई थी। दोनों में ही मदन मोहन साहब का संगीत था जी। बहुत अच्छा म्यूजिक किया उन्होंने। मेरा बालम बेदर्दी, मेरा बालम बेदर्दी, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना, मोरा बालम बेदर्दी दे, मोरा बालम बेदर्दी, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना, मोरा बालम बेदर्दी दे, मोरा बालम बेदर्दी, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। लाख जतन करूं, बात न माने दे, बात न माने, मेरा दर्द न जाने। लाख जतन करूं, बात न माने दे, बात न माने, मेरा दर्द न जाने, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना, मोरा बालम बेदर्दी दे, मोरा बालम बेदर्दी, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। मैं भी हूँ तेरी पिया, दिल भी है तेरा, आ भी जा, कर ले भरोसा मेरा, कर ले भरोसा। मैं भी हूँ तेरी पिया, दिल भी है तेरा, आ भी जा, कर ले भरोसा मेरा, कर ले भरोसा, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना, मोरा बालम बेदर्दी दे, मोरा बालम
निमि जी, एक फिल्म को पूरा होने में कितना टाइम लग जाता था? लगातार शूटिंग चलती थी या बीच में रुकी भी रहती नहीं थी? नहीं, उस जमाने में, ये मेरे आने के बाद तो मुख्तलिफ फिल्मों में काम करते थे ना, एक फिल्म में तो काम होता नहीं था। कुछ डेट्स इनको दी हैं, कुछ उनको दी हैं। अगर क्लैश हो रहा है तो किसी की दिन में शूटिंग कर दी, किसी की रात में। इस तरह से मतलब शूटिंग करते थे। 15 दिन भी, 10 दिन भी, 5 दिन भी, ऐसा होता था। तो आना जाना कैसे? आपकी खुद की गाड़ी होती थी या वो भिजवाते थे? गाड़ी हमारी। आपने पहली गाड़ी कब खरीदी? कौन सी फिल्म के बाद? बरसात में काम कर रही थी ना, जी जी। तो मैं जब शूटिंग पैकअप करके जाती थी, उस जमाने में हमको चर्च गेट में एक बिल्डिंग है, वहाँ पर एक फ्लैट मिल गया था। जब मैं वहाँ से गुजरती थी तो एक ग्रीन कलर की कैडिलैक मुझे शोरूम में नजर आती थी। तो मैं ड्राइवर को बोलती थी, 1 मिनट रोको, उस गाड़ी को मैं देखती थी। अच्छा। फिर कहती थी अच्छा चलो। लेकिन जिस दिन मुझे राज जी ने 7,000 रुपया दिया तो मैं सीधी वहाँ पहुँची और शोरूम के जो भी मालिक थे उनको मैंने कहा ये कैडिलक मुझे चाहिए। उनको ये पता था कि ये आप इतनी बड़ी कलाकार हैं? बड़ी तो कहाँ थी मैं थी मतलब जी, जी। जी। अख्तर बाजी, सरदार अख्तर जो महबूब साहब की बीवी थी, उनकी ये जो शोरूम के जो मालिक थे, उनकी वो भी फिल्म एक्ट्रेस थी कोई कलकत्ता की। तो इन लोगों की फ्रेंडशिप थी, इसलिए वो मुझे जानते थे। मैंने कहा उनसे ये गाड़ी चाहिए मुझको। उन्होंने मुझे कीमत तो बताई नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ। इत्मीनान से उनके हाथ पर 7,000 रुपया रखा और कहा गाड़ी। उन्होंने मिसेस महबूब को फोन किया कि वो जो लड़की आपके यहाँ मिली थी मेरी बीवी को, वो कैडिलक लेने आई है, मगर उसके पास सिर्फ 7,000 रुपये। उसमें कहाँ कैडिलक आने वाली है। सेकंड हैंड थी, एकदम न्यू नहीं थी, मगर बहुत सेकंड हैंड नहीं थी। बहुत खूबसूरत गाड़ी ग्रीन कलर की थी। वो उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, इसको एडवांस समझ लीजिए, बाकी बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। उसका दिल मत तोड़िए, क्यों मैं आन में भी काम करने वाली थी ना। जी, जी। ये तय हो गया था कि मैं आन में भी काम करने वाली हूँ। तो उन्होंने 7,000 लेके और वो गाड़ी मुझे दे दी, अपना ड्राइवर भी दे दिया। वो गाड़ी में अख्तर बाजी के पास कहा ये गाड़ी मैंने खरीदी है। उन्होंने कहा कितना पैसा दिया? 7,000। फिर उन्होंने कुछ और ज्यादा मुझसे कहा होगा तो मैंने दिए होंगे, और उनको भी कुछ जो देना होगा वो उन्होंने दिया होगा। बहुत अच्छी गाड़ी थी। ये गाना सुनते हैं। जी पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी, कोई बताए कहाँ कसर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, घूम घूम हर कली को चूम, घूम घूम हर कली को चूम। बिछड़ गई मैं घायल हिरनी, तुमको ढूंढूं बन बन घूमूं। मेरी जिंदगी मस्त सफर है, मेरी जिंदगी मस्त सफर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। तुम बिन नैनों की बरसातें रोक न पाऊं, लाख मनाऊं। तुम बिन नैनों की बरसातें
दरिया का पानी, मैं बहते दरिया का पानी, खेल किनारों से बढ़ जाऊं, खेल किनारों से बढ़ जाऊं, बंद ना पाऊं नया नगर, नित नई डगर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। उस दौर में रफी साहब, आशा जी, लता जी, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। इन लोगों से भी कभी आपकी कोई मुलाकात हुई? जैसे किसी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, फिल्म की रिकॉर्डिंग या गाने में हाँ, आप हाँ। भी मौजूद हैं, कभी गई, जाती थी, कभी हाँ। ऐसा जाना होता था आपका? इब्तिदाई दौर में तो अंदाज की जो रिकॉर्डिंग होती थी और लता आती थी वहाँ, तो मैं वहाँ होती थी, तो मैं अच्छा। देखती थी, सब बहुत एंजॉय करती थी। ट्रक में बैठकर भी, जो साउंड ट्रक होता था ना, हाँ, हाँ। वहाँ बैठ के भी, बाहर भी, सब अच्छा। दे यूज टू अलाउ मी। वो चलते फिरते स्टूडियो जैसे थे, ट्रक हाँ जो जी, होते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। जी हाँ। मैंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी ना, जी, कौन सी? डंका नाम जी, की एक फिल्म, जी। उसमें लता जी ने नया नया गाना शुरू किए थे ना, अंदाज के सारे गाने जी, उनके जी, थे, जी। बरसात के भी बरसात उनके जी, थे। जी। तो जब डंका के गाने उन्होंने गाए और मैं उनको पैसे देने लगी, तो उन्होंने नहीं लिए मुझसे पैसे। बहुत कहा मैंने, ये तो कोई बात नहीं है, गाने गाए हैं, सबसे लेती हैं, वाई नॉट लो। नहीं, उन्होंने ना लेना थे, ना लिए मुझसे। कहने लगे जब मैं फिल्म प्रोड्यूस करूं और तुम काम करो तो तुम भी मुझसे पैसे मत लेना। तो नहीं, उस जमाने में ये इतना ऐसी मोहब्बत थी, ऐसा खुलूस मोहब्बतें था। और जी, इतना जी। ये होता था। जी, जी और हाँ। फैन फॉलोइंग भी होती हर स्टार की। लोग उस जमाने में चिट्ठियां लिखा जी करते हाँ, थे। जी हाँ, जी हाँ। फिर स्टारों के बारे में छपता भी था। तो पहले तो मैं आपकी जो फैन फॉलोइंग है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। लोग चिट्ठी विट्ठी लिखते थे तो आप जवाब देती थी चिट्ठियों का? क्योंकि अली रजा साहब को तो आपने चिट्ठी लिखी थी। हाँ। लेकिन नहीं, देखिए, मुझे तो वक्त नहीं मिलता था लिखने जी। का, लेकिन मेरा सेक्रेटरी जो भी थे, उन्होंने एक और अपना भी एक सेक्रेटरी रखा था अच्छा। जो टाइप करते थे। वो ये मुझे पढ़ के जरूर सुना। अब इतने खत आते थे, कितने पढ़ के सुनाए और कितनों का जवाब दिया जाए। तो उसमें वो जो सेक्रेटरी ने जो अपना सेक्रेटरी रखा था, वो टाइप भी करते थे। वो जो मेरे सेक्रेटरी के सेक्रेटरी थे, वो पढ़ते थे। जो कोई बहुत मखसूस किस्म का खत होता था, वो लाके मुझे सुनाते थे। बाकी वो खुद ही जवाब, जवाब हाँ हाँ हाँ, वो देते अब थे जी। के आसिफ साहब का नाम छोड़िए, मैं उनके बारे में भी जानना चाहता हूँ। आसिफ साहब जी, जी। वो तो एक अजीब व गरीब शख्सियत के आसिफ साहब। मैंने काम किया ना उनके जी, साथ। जी। पहले तो लैला मजनू के नाम से वो ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म बना रहे थे, जब मुगले आजम बना रहे थे। वो तो खैर बनी वनी नहीं हो। बाद में उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर लव एंड गॉड के नाम से वो फिल्म बना रहे थे। और समझिए मेरी बदनसीबी है कि वो नहीं रहे। बहुत अच्छी बनाना चाहते थे वो ये फिल्म। एक दिन मैंने उनसे कहा, आसिफ साहब, आपने मुगले आजम बनाई, क्या फिल्म बनाई है आपने, हमारे लव एंड गॉड का क्या होगा? तो मुझसे नाराज हो गए। वो पूरा दिन मुझसे बात नहीं की उन्होंने। फिर शाम को मैंने कहा, साहब आप मुझसे क्यों नाराज हो गए, आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कहने लगे, तुमने मेरी इंसल्ट की। आसिफ साहब, मैंने क्या इंसल्ट की आपकी? मुगले आजम भी मैंने बनाई थी, लव एंड गॉड भी मैं बना रहा हूँ कि आसिफ इज मेकिंग लव एंड गॉड। तो इसलिए तुमने ये कैसे समझ लिया कि मुगले आजम तो आपने ऐसी बनाई, अब हमारी लव एंड गॉड का क्या होगा? मुगले आजम को अगर ना भुला दिया तो क्या आसिफ मेरा नाम नहीं? और वो पता नहीं क्या क्या करते हो। बहुत ही पोइटिक है। हाँ, वो बाद में हाँ, रिलीज हाँ, हुई जी, जी हाँ, 1986 जी के हाँ। आसपास जाकर के। भारत भूषण थे उसमें ना शुरू में, बाद में संजीव कुमार को। संजीव बाद में। जी जी जी। पहले उन्होंने गुरुदत्त जी को लिया था। जी जी जी। और गुरुदत्त जी जब चश्मा निकालते थे ना, तो उनकी आंखों में वाकई एक कैस की, जैसे कोई खोया हुआ एक इंसान है, ऐसी उनकी आंखों में फीलिंग होती थी। लेकिन उनकी तो डेथ हो गई। जी। 7 बरस तक लव एंड गॉड बंद रही, क्योंकि मिड शॉट और क्लोज शॉट, बहुत बड़ा सेट। अब उतने बड़े सेट का रिटेक कैसे करेंगे? तो वो चाहते थे थोड़ी कुछ शक्ल मिलता हुआ हो तो वो लें। तो आफ्टर 7 years उनको ये मिली, संजीव कुमार। हाँ, संजीव कुमार जी। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो।
संजीव कुमार तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो मैंने तो सुना कि के आसिफ साहब ने जो आखिरी अपना जो सांस ली वो इनकी बाहों में ली, बोलते संजीव कुमार साहब की। उस फिल्म में नौशाद साहब का ही म्यूजिक है। नौशाद साहब बड़ा मीठा है उस दौर के, उसके गाने सुनते हैं। जी हाँ। तो फिल्म लव एंड गॉड का ही एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुन पाते हैं। ये नादानों की दुनिया है, ये दीवानों की महफिल है, यहाँ हंसना भी मुश्किल है, यहाँ रोना भी मुश्किल है। ये नादानों की दुनिया है, ये दीवानों की महफिल है। गई बर्फा मेरे दिल के लगाने पर, जमाना मुझ पे हंसता है, मैं हंसता हूँ जमाने पर। यहाँ जो प्यार करता है, यहाँ जो प्यार करता है, वो दीवानों में शामिल है। यहाँ हंसना भी मुश्किल है, यहाँ रोना भी मुश्किल है। ये नादानों की दुनिया है, ये दीवानों की महफिल है। मोहब्बत की न हो जिसने, मोहब्बत को वो क्या जाने, न हो दिल जिसके सीने में, वो कैसे गम को पहचाने। दिखाऊं किसको ज़ख्म दिल, दिखाऊं किसको ज़ख्म दिल, यहाँ जो है वो कातिल है। यहाँ हंसना भी मुश्किल है, यहाँ रोना भी मुश्किल है। ये नादानों की दुनिया है, ये दीवानों की महफिल है। निमि जी, आज के दौर की फिल्में देखती हैं आप? कैसी लगती हैं आपको फिल्में आज के दौर की? देखिए, आज की फिल्मों में और हमारे ज़माने की फिल्मों में इतना ही फ़र्क है। उस ज़माने की फिल्मों में एक कहानी होती थी, कुछ इमोशनल सीन होते थे, कुछ सेंटिमेंटल सीन होते थे, प्यारे प्यारे से 4-6 गाने होते थे। तो उस ज़माने की फिल्में एक कहानी होती थी, इस तरह बनती थी फिल्में। अब ज़रा वायलेंस का ज़्यादा मैंने दबंग देखी थी, हालांकि वो लोग भी कितनी मेहनत करते हैं, सीन देते हैं, कितने डिफ़िकल्ट काम करते हैं, लेकिन अब की फिल्मों में और उन फिल्मों में बहुत फ़र्क है। ये गाना सुनते हैं। दिल तेरी नजर में अटका रे अटका रे अटका, मुझे लगा बलम तेरे प्यार में कैसा झटका रे झटका रे झटका। दिल तेरी नजर में अटका रे अटका रे अटका, मुझे लगा बलम तेरे प्यार में कैसा झटका रे झटका रे झटका। सुन मेरी रसिया,
झटका, दिल तेरी नजर में अटका रे अटका रे अटका, मुझे लगा बलम तेरे प्यार में कैसा झटका रे झटका रे झटका। निमि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बड़ी दिलचस्प बातें हुई और हम उस पुराने दौर में चले गए, मैं जैसे कहते ना फ्लैशबैक में चले गए थे। नहीं, मगर मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अहमियत दी और इतनी देर मुझसे बातें की, मैं भी उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे सिनेमा के सुनहरे दौर की नामचीन अभिनेत्री निम्मी से मेरी यानी कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप शिंदे ने, संयोजन शकुंतला पंडित का, संपादन कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।